काशी की ओर से आप सबको प्रणाम करता हूँ। मुजफ्फरपुर मेरे लिए स्मृतियों में बराबर रहा, पढ़ने में बराबर रहा, लेकिन आने का सौभाग्य मुझे पहली बार यहाँ पे मिला। खुदनाथ जी के होते हुए भी मैं पहली बार आया। और मैंने जानकी वल्लभ शास्त्री जी के बहुत सारे गीत पढ़े, उनसे मिलना मुजफ्फरपुर के लिए एक आकर्षण था। कई बार चाहा, बात भी उनसे हुई, उन्होंने कई किताबें मुझे अपने हस्ताक्षर से मेरे पास भेजी थी, लेकिन मैं अभागा रहा कि उनसे मिल नहीं पाया। शांति सुमन जी की पुत्री जी यहाँ बैठी हुई हैं, उन्हें देख करके मैं सचमुच भाव विभोर था। और एक ऐसे समय में जबकि देश में इमरजेंसी लगी थी 75 के आसपास है, तो मैं जिस कॉलेज में रहा वहाँ से अवकाश प्राप्त किया, वहाँ प्रतिवर्ष नवंबर में एक बड़ा कवि सम्मेलन होता था, बिना की साक्षी उसके एक बड़ा कवि सम्मेलन, देश के सभी जाने माने बड़े गीतकार, बड़े कवि वहाँ आते थे। और 75 के जिस दौर की बात आपसे कर रहा हूँ, इमरजेंसी लगी थी, सरकार के खिलाफ न कुछ बोला जा सकता था न लिखा जा सकता था। ऐसे समय में किसी बिहार के राम जी मुखिया ने कविता सुनाई थी, हे भोला तुम लोला देला सुतले शंख बजावा, कटहर को सियार में भगने तोहरे हाथे मुदर लाकर। इस तरह की कविताएं, कैलाश गौतम की कविताएं दुनिया पटक पटक के हुई। और उसी कवि सम्मेलन में शांति सुमन जी को हमने सत्ता के प्रतिरोध की कविताएं पढ़ते हुए सुना। एक तेज जो मुजफ्फरपुर स्मृति में है, बहुत सारे उनके गीत उस समय हम लोग पाठ्यक्रमों में भी रखते थे, तो मैं इस स्मृति को भी नमन करता हूँ। और सचमुच यह मुजफ्फरपुर की जो भूमि है, यह साहित्यकार का तीर्थ, जैसे खुदनाथ जी ने कहा कि साहित्य का तीर्थ है मुजफ्फरपुर। और यहाँ आकर के मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। और इस अर्थ में कि आज नवगीत अर्धशतक का जो लोकार्पण यहाँ हुआ है माननीय विद्वानों के करकमलों से, उस नवगीत कुटुंब के तैयार करने का और शिवानंद सिंह सहयोगी के जुनून का, जिसको मैं जुनून करता हूँ, उस जुनून का मैं साक्षी रहा हूँ। किस तरह से नवगीत अर्धशतक पहला भाग आता है, बनारस में उसका लोकार्पण होता है और एक भव्यता के साथ आप जैसे बहुत से लोग आदरणीय भुवनेश्वर नेगोशिएटर भी उसमें उपस्थित थे, पटेल जी उसमें उपस्थित थे, संजय जी उसमें थे ही, और भी बहुत सारे लोग इस मुजफ्फरपुर से गए हुए थे वहाँ। तो वह था। इसके बाद दूसरे खंड की तैयारी लगते रहे। मैं जो जुनून कह रहा हूँ, शिवानंद सहयोगी का जुनून है कि जिस काम को ले लेते हैं, चाहे कितनी बाधाएं आए, चाहे जितने उसका प्रतिरोध किया जाए, चाहे जितने उनके संबंध में गलत सही बातें कही जाए, खास करके बनारस में, लेकिन वो अपने ढंग से आगे बढ़ते रहते हैं, कभी उसकी परवाह वो नहीं करते हैं। बड़ी बात। पिछले दिनों उसका एक साक्षी भी बताता हूँ। पिछले दिनों नवगीत दिवस उन्होंने 5 फरवरी को मनाया, इसको लेकर के बनारस में बड़ा वाद विवाद संवाद हुआ और कुछ लोगों ने नेगेटिव कहा कि शंभुनाथ सिंह वर्सेज राजेंद्र प्रसाद सिंह यह है। कुछ लोग शंभुनाथ सिंह को इनकार करके राजेंद्र प्रसाद सिंह को स्थापित करना चाह रहे हैं, इसलिए शिवानंद सहयोगी बनारस जल्दी किसी को स्वीकार करता नहीं है। बुद्ध और कबीर और तुलसी को नहीं पूरी तरह स्वीकार कर पाया, लेकिन उसके बावजूद भी शिवानंद सहयोगी अपने दम पर खड़े रहे। आदरणीय खुदनाथ जी ने उधर संकेत किया भी है, मैं भी उस बात को कहने की कोशिश करूंगा कि हमें आज के 50 साल पहले के कुछ विवादों से हट करके आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ की व्यक्ति टूट रहा है, परिवार टूट रहा है, समाज टूट रहा है, यह टूटन देश के कोने कोने तक फैली। ऐसे में सब परिवार एकल हो गए हैं और शिवानंद सहयोगी ने आस्तिक जी के शेखर जी से, आप सभी के सहयोग से एक बृहत्तर नवगीत कुटुंब बनाया है। यह परिकल्पना बहुत प्रणम्य है, सचमुच प्रणम्य है। और उसके माध्यम से जिस तरह से सबको जोड़ते हैं, उस जोड़ को उन्होंने अद्भुत ढंग से रखा है।
आप सभी उसके साक्षी हैं। मैं कुछ बात करने की कोशिश करूंगा। विषय का बनता क्या है नवोदित उद्भव और विकास, इससे विस्तार में भी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ बात कहूंगा। देश की आजादी के बाद देश में राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्तर पर एक साथ काफी तेजी से परिवर्तन हुए। और वह परिवर्तन इस रूप में हुआ कि ऐसा नहीं कि आजादी के बाद हमने उन्नति नहीं किया। आजादी के बाद कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और खास करके आईटी के क्षेत्र में तो क्रांति इस भारत ने बनाया। और आपको पता होना चाहिए कि आजादी के बाद तमाम देशों में जो आईटी और रिसर्च के टॉप पर बैठे हुए लोग हैं वो भारत के बैठे हुए लोग हैं। यह परिवर्तन हुआ, लेकिन जिसको मुग्धबोध कहते हैं, देखते ही देखते कुछ अर्थ हो गया। आजादी की कीमत को हम नहीं समझ पाए। आजादी के 20-30 वर्षों के बाद जो दूसरी पीढ़ी आई, जिसके कंधे पर देश का नेतृत्व था, वह पीढ़ी भ्रष्ट होती गई, वह पीढ़ी बेईमान होती चली गई। वह उस पीढ़ी के सामने राष्ट्र से अधिक अपना सब कुछ अधिक होता चला गया। और हर पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को निर्मित करती बनाती है। आजादी की लड़ाई लड़ने वाली एक पीढ़ी थी जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, इसलिए कि एक ऐसा भारत आने वाली पीढ़ी को सौंपे। वो सौंपी गई और उस पीढ़ी ने भी तीसरी पीढ़ी को सौंपा। मुझे बहुत सारे भगत सिंह की कुछ डायरी के पन्ने पढ़ने को मिले हैं, अद्भुत बात है, मैं उसको नहीं दोहराना चाहता हूँ। कौन सी चाहत थी उनकी, तुम्हें जिबह करने की। भगत सिंह एक डायरी के कोने पर एक नोट करते हैं, तुम्हें जिबह करने की जिद है तो हमें मरने की है हसरत। मेरी भी वही ख्वाहिश जो मेरे सरकार की है। ऐसे सामान्य आजादी नहीं मिली और ऐसे में हम अगली पीढ़ी को कैसा नेतृत्व की बड़ी जिम्मेदारी। किसी राष्ट्र की समृद्धि का अंदाजा इससे नहीं लगाया जा सकता है कि उसके पास कितने बड़े उद्योग धंधे हैं, सेनाओं के कितने सैनिक हैं, उसके खजाने में कितनी संपत्ति है, इससे नहीं, बल्कि किसी राष्ट्र की समृद्धि का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी कितनी चरित्रवान, नैतिक है, कितनी राष्ट्रभक्त है। हम उस राष्ट्रभक्त पीढ़ी को क्यों नहीं तैयार कर पाए, एक बड़ा सवाल है। आजादी के 20 वर्षों के बाद 50-51 के आसपास आप देखें जो रचनाएं लिखी गई हिंदी साहित्य में, गीत की उस परंपरा की तरफ भी मैं नहीं जाऊंगा जहाँ की भक्ति काल के कवियों की संगीत और राग रागिनियों की गीत, चाहे वो विनय पत्रिका के हों, चाहे वो गीत की पद हों, बाद में विद्यापति गीत गोविंद के जो गीतों की बात की। लेकिन छायावाद तक आते आते एक परिवर्तन हुआ। नई कविता ने भी एक परिवर्तन किया और कविता नई कविता की तरफ। और वह जो समय था 50 से 60 के बीच में साहित्य में जब समाज में परिवर्तन हुआ, राष्ट्रीय गतिविधियों में परिवर्तन हुआ, और उस समय भूमि जैसा कवि बनारस का जब लिखता है कि हम चाहते थे कि कोई छत कपकेगी नहीं, कोई बच्चा स्कूल जाए बिना नहीं रहेगा, तब हम सवाल उठा करके खड़ा कर सकते हैं। यह सवाल नई कविता ने भी उठाया और इस सवाल को उठाते हुए जिन लोगों ने नई कविता के जो कवि आए, फिर मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा, आप सभी सुधी जन हैं। किस तरह से तार सप्तक की अवधारणा करते हैं, कौन कौन से कवि हैं। उस तार सप्तक में केवल 7 कवियों को चुनने के लिए जितने पापड़ बेलने पड़े हैं, आपको विवरण पूरा लिखा हुआ है। सामान्य नहीं था कि 7 कवियों को उन्होंने चुन लिया। और उस समय प्रयोगवाद की अवधारणा जब बनी थी, तब प्रयोगवाद से नई कविता कैसे आई, नई कविता का श्रेय हम किसको देंगे? अकेले को देंगे तो कुछ लोग मानते हैं देंगे, कुछ लोग कहते हैं कि जगदीश मुर्मू ने नई कविता पत्रिका निकाली, इसलिए नई कविता उस समय से नाम रखा गया। कुछ लोगों ने कहा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी, कुछ लोगों का मानना था कि नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा और बाद में चल करके नामवर सिंह ने नई कविता के नए प्रतिमान जैसे ग्रंथ लिखे नई कविता के। तो नई कविता जो सारे परिवर्तन को बड़े साक्षी रूप से देख रही है। नवगीत भी उसको देख रहा था, आप इसको ध्यान दीजिएगा। नवगीतकार भी अपने, ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि नई कविता एक आंदोलन था, नवगीत कोई आंदोलन के रूप में नहीं आया। इस समय शिवानंद सहयोगी जी एक बड़ा झंडा दबा करके आंदोलन चला रहे हैं, तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उस समय नई कविता। और इसको आप ऐसा समझिए, साहित्य में एक प्रवृत्ति के बाद जब दूसरी प्रवृत्ति आती है
एक दिन में नहीं आती है। आप किसको मानेंगे? भक्ति काल का उद्भव करता किसको मानेंगे? कबीर को मानेंगे, रैदास को मानेंगे? आप रीति काल का प्रवर्तक किसको मानेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को मानते हैं और चिंतामणि के 50 साल पहले केशव ने रीति काल में ग्रंथ लिख चुके, किसको मानेंगे? तो नई कविता में भी स्वाभाविक विकास होता गया है। उसी तरह से नवगीत में एक स्वाभाविक विकास हुआ और नवगीत अपने बिंब के कारण बिंब नई कविता नहीं बची। मध्यकालीन जो विशंकर की जीवन थी उसको नवगीत ने नई कविता में लिया, लेकिन उसमें उसके समीक्षक उसके पास थे। मैंने पहले बताया आपको कि रामचंद्र चतुर्वेदी, रघुवंश और बिहार के भी कुछ लोगों ने नई कविता के महत्वपूर्ण काम किया। डॉक्टर शंभूनाथ सिंह के प्रयोगवाद और नई कविता को स्थापित करने की, तो नई कविता के पास समीक्षक बड़े मजबूत थे और नवगीत के पास समीक्षक उसमें नहीं हो पाए। यह एक बात थी। बनारस के डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद जी जो गुरु रहे हैं भूतनाथ जी के, उन्होंने हरयुग में बड़ी एक सीरीज लिखी थी और संभवतः वह 80 के पहले की बात थी। बड़ी सीरीज उन्होंने निकाला था कि नवगीत को स्थापित करने में उस धर्मयुग के सीरीज का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और बाद में विश्वनाथ प्रसाद ने हिंदी नवगीत पर एक अलग ग्रंथ लिखा जिसमें कि हिंदी के नवगीतकारों को विस्तार से उन्होंने सब लोगों को महत्वपूर्ण गीतकारों को बात रखी है। और फिर उस परंपरा में ठाकुर प्रसाद सिंह को नहीं विस्तृत कर सकते। जैसे बताया गया है कि शंभूनाथ सिंह ने वीरेंद्र मिश्र को छोड़ा। आप सोचिए जब नवगीत की जब धारा अलग स्वरूप बना करके बह रही थी, उस समय ठाकुर प्रसाद सिंह ने नवगीत को एक नया शिल्प दिया, एक नई सुगंध दिया। संथाल परगना की जो आदिवासियों की संस्कृति थी उसको रखा उन्होंने गीतों में। लेकिन वही वीरेंद्र मिश्र नए और पुरानी दोनों का वीरेंद्र मिश्र को उन्होंने छोड़ा। यह संकट करता है। बनारस में यह भी बात होती कि सहयोगी जी ने नवगीत शतक के पहले भाग में ठाकुर प्रसाद सिंह को क्यों छोड़ दिया। जो बनारस में मैं सुनता हूँ वह यहाँ कह रहा हूँ। यह एक होता है हर संपादक के भीतर। सहयोगी जी तो कह के निकल जाते हैं कि भाई मेरी एक सलाहकार है, लेकिन यह होता है अगर आप बड़ा काम करते हैं तो आप सबको कुछ तो ऊपर वाला नहीं कर सकता है, सहयोगी जी कैसे कर सकते हैं। तो इस रूप में नई कविता का विस्तार बढ़ा। फिर नई कविता और नवगीत में क्या अंतर थे, बड़ी बातें हैं। जनाब ने वो स्पष्टता कहा कि जीवन की जिस विसंगति को अपने समय को, मेरा यह मानना है कि जिस कविता में कोई भी कविता हो, जिस कविता में संवेदना की गहराई हो और यथार्थ के धरातल पर मानवीय मूल्यों की स्थापना की जाए वह कविता सब। और नवगीत ने मुकम्मल इसको किया है। उसमें यथार्थ भी जीवन का है, संवेदना भी है, एक लय है, हमारे जीवन के आपाधापी के करीब है नवगीत और मानवीय मूल्यों की स्थापना। बहुत सारे गीत मैंने कुछ नोट किया है कि अपनी बात कहूंगा, लेकिन आप सोचिए ना कि सुमन जी का एक गीत है कि तुम आए जैसे पेड़ में नए, क्या बात है। संवेदना की वो गहराई चाहे आप महाकाव्य लिखने नहीं हो सकती, लेकिन कुछ बातें जहाँ नई कविता कोई प्रतिबंधिता नहीं है, मैं मानता हूँ। नई कविता का अलग शिल्प है, नवगीत का अलग शिल्प है। यह निरंतर है, यह लोक जीवन की आख्या है, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की आख्या है, लेकिन साथ साथ अपने समय को भी। शंभूनाथ सिंह जब लिखते हैं कि क्या है, आज आओ कुछ बात करें घर की, छोड़ो बाकी दुनिया भर की, आओ बादल को बाहों में भर ले। और सोन हंसी हंसते हैं लोग, हंस हंस कर डसते हैं लोग। इससे बड़ी जीवन की संगति क्या हो सकती है। या जब फिर तिवारी लिखते हैं कि दिलों ने बांट दिया बन, राजा को खबर करना, तो आधुनिक जीवन की संगति को कहती है कविता। लेकिन कुछ बात ऐसी है, कविता नवगीत को व्यामोह में नहीं फंसना। एक उदाहरण आपको बताऊं, हिंदी के बड़े कवि डॉक्टर केदारनाथ सिंह, उनसे एक बार बातचीत मेरे उनके बहुत निकट संबंधी। मैंने एक बार नवगीत की बात सुनाया। आपको पता होगा केदारनाथ सिंह शुरू में गीत लिखते तो मेरे कॉलेज के प्राचीन छात्र थे। नामोर सिंह भी मेरे कॉलेज के प्राचीन छात्र थे। तो नामोर सिंह केदारनाथ सिंह के कई गीत हमने दिया,
कि आप कैसे नई कविता में चले गए। उन्होंने त्रिलोचन आपके प्रभाव को माना, लेकिन एक बात कहा, हो सकता है कि उनका कथन या अतिरेक हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो मैं तुमको एक विदेशी कविता की अनुवाद बताया। कहा बताओ यहाँ तक नवगीत पहुंचा है कि नहीं। उन्होंने एक कविता सुनाई, वो कविता आपके सामने रखा। एक माँ का कथन है, मेरा बेटा जब बहुत छोटा था केवल तुतलाता था, मेरा बेटा जब बहुत छोटा था केवल तुतलाता था, मैं उसकी सारी बात समझ जाती। आज मेरा बेटा बड़ा हो गया, बहुत बोलने लगा है, मैं कुछ नहीं समझता। यह जो पीढ़ी का अंतराल है, यह जो मनुष्य की स्थिति है, एक नई पीढ़ी किस तरह से सारी घटनाएं आज हो रही हैं, किस तरह से मनुष्यता और संवेदना पर खतरा है, उसको अगर दायित्व देने का तो नवगीत का नई कविता नहीं चाहिए, इसलिए हमें नवगीत करने की जरूरत है। और नवगीत के विकास की एक मैंने कुछ नोट किया था कि 5 करोड़ बांसुरी उन्होंने के 5 दिया, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है। शिवानंद सहयोगी ने, मैं दूसरे सत्र में अगर यही विषय है तो मैं नवगीत अर्ध शतक के का वैशिष्ट्य क्या है उसको कहने की कोशिश करूँगा, पहले खंड की भी और दूसरे खंड की। और उसमें वीरेंद्र जी, कुलशेखर जी, मनेश्वर दुबे जी और वीरेंद्र जी का जो लय पर कथन है ना, और इनके जो लेख हैं, और शिवानंद सहयोगी की जैसे एक प्रिंसिपल की तरह से, एक प्रधानाध्यापक की तरह से